मोदी जी ने बहुत कुछ तो नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर कर दिया कि हमारे गरीब देश को दुनिया के मंच पर पहुंचा दिया और हमको विश्व गुरु बना दिया। ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति लगातार झुक रहा है, देश को झुका रहा है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप 100 बार से ज्यादा कह चुके हैं कि हमने संधि कराई, सीज फायर कराई भारत पाकिस्तान के बीच। अगर हम विश्व गुरु होते तो हमारा इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता इस वॉर को रुकवाने में। पाकिस्तान ने जिस तरह से सेंटर स्टेज लिया है इसमें, वो एक हमें उससे सीख लेनी चाहिए। अगर ये अपने कार्ड्स, अपनी फॉरेन पॉलिसी अच्छी तरह चलाते तो हम एक सेंटर स्टेज पर होते और हमारा इसमें फिर देश का रुतबा, जो कह रहे विश्व गुरु, उस तरफ शायद हम अग्रसर हो सकते थे। हमारे लोग मारे गए और हमें डांट रहा है अमेरिका, धमका रहा है, डपट रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हम वहाँ पर हमारी हिम्मत नहीं हुई बोलने की। यहाँ पर हम प्रधानमंत्री मिले और उससे पहले प्रधानमंत्री से कोई स्टेटमेंट नहीं। 13 मिनट के दौरान 6 बार उन्होंने एक्सीलेंसी कहा। क्या एक्सीलेंसी कहा जाना चाहिए था? तो ये शो करता है ना कि हम लोग बिल्कुल सबमिसिव हो गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री दूर दराज के इलाकों में होके आ जाते हैं, सिर्फ एक जगह नहीं जा पाते, मणिपुर। क्यों नहीं जाते वो मणिपुर? आपकी जो एंग्स्ट आपके क्वेश्चन में है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। प्रधानमंत्री तो भूल ही चुके हैं मणिपुर को। पूरा देश मणिपुर को भूल चुका है। क्या भारत में घुसपैठियों की समस्या है? घुसपैठियों की प्रॉब्लम तो है, पर दोस्तों कभी कभी एक जुमला पूरे सियासी बयानियों को हिलाकर रख देता। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब एक साबिक आला सिक्योरिटी अफसर के बयान ने नई बहस छेड़ दी। सवाल यह है कि क्या मशरिक़ वस्ती में होने वाले हालिया वाक़यात ने कुछ ऐसे ही सवालात पैदा कर दिए हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला, और आखिर वो कौन सी बात थी जिसने सोशल मीडिया और सियासी हलकों में हलचल मचा दी। आज की वीडियो में हम इसी मामले का तफसीली जायजा लेंगे, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के सबसे ज्यादा सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। यहाँ इतिहास उन्होंने रचा है, और जो इतिहास रचने का उन्हें बहुत शौक भी है कि उन्हें हर तरह से नेहरू से आगे निकलना है। वो नेहरू से आगे तो निकल गए, लेकिन उनके तमाम वो स्लोगन्स आज याद किए जा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश के इतिहास के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री। लेकिन साफ तौर पर वो यूनाइटेड स्टेट्स के सामने, उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने लगातार झुकते हुए नजर आ रहे हैं और हमारे देश को भी झुका रहे हैं। एक खास कंस्टिट्यूएंसी ऐसी है 30-40% लोगों की जो समझती है कि उन्होंने भारत को, या खुद ही विश्व गुरु बन गए हैं। तो प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं या उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाया है। हमारे सामने इस वक्त हमारे मौजूदा इतिहास की सबसे बड़ी जंग चल रही है जिसको रोकने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, मैं ईरान पर थोपी गई जंग की बात कर रही हूँ। हमारा पड़ोसी देश अपने जौहर दिखा रहा है अपनी डिप्लोमेसी के, लेकिन साथ साथ भारत इस पूरे वर्ल्ड स्टेज से, ग्लोबल स्टेज से गायब नजर आ रहा है। तमाम मुद्दे हैं हमारे सामने। मुद्दा है कश्मीर का भी, मुद्दा है मणिपुर का भी, यानी बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को लेकर वो व्यक्ति जो ये कहता रहा कि वो सबसे मजबूत प्रधानमंत्री बनेगा, खुद वो कहते रहे कि वो 56 इंच का उनका सीना है, क्या कुछ वो कर रहे हैं। और आपकी आंखों पर जब पर्दा डाला जा रहा है तो पर्दे के पीछे क्या कुछ हो रहा है। मेरे साथ बेहद खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। संजीव सूद जी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने वक्त दिया स्टूडियो में आए, और मुझे लगता है बहुत कम ऐसे लोग हैं संजीव जी जो इस वक्त बोलने को भी तैयार हैं। मैं तो कई रिटायर्ड लोगों से, और वो लोग जो इस सरकार को पसंद भी नहीं करते, उसकी नीतियों की आलोचना भी करते हैं और उसके बावजूद भी ओपनली बोलने को तैयार नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो टू हैव अ वॉइस कि आप बोल पाते हैं। संजीव सूद जी एडिशनल डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं BSF के, और करीब करीब 4 दशक जो है बॉर्डर सिक्योरिटी को देख चुके हैं, यानी हमारे सरहदों की रक्षा कर चुके हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स जो सिक्योरिटी है उसके भी जिम्मेदार रहे हैं। और ख़ासकर मैं इनसे सवाल भारत की विदेश नीति पर और भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी पे तो पूछूंगी, लेकिन एक और सवाल बहुत अहम याद आया, और वो है घुसपैठियों को लेकर। आप वो व्यक्ति रहे जिसने घुसपैठियों से भारत की रक्षा की। मैं ये भी पूछूंगी कि पूरा पश्चिम बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव, ये घुसपैठियों की पॉलिटिक्स पे किया जा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सबसे पहले शुरुआत करती हूँ ईरान के साथ। अभी जब हम आप बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई भी है, नहीं भी हुई है स्विट्ज़रलैंड में इस जंग को रोकने की, शांति को रोकने की। आप किस तरह से देखते हैं ईरान की जंग को? देखिए, ईरान की जंग एक पूरी दुनिया के ऊपर एक बहुत गलत इम्पोजिशन हुआ है। ऐसी जंग होनी नहीं चाहिए थी। अगर इज़राइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो ईरान अगर उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए न्यूक्लियर वेपन रखता है तो इस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए।
हालांकि ईरान ने मना किया है, और जैसा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है, उनके पास इतना एनरिच्ड यूरेनियम नहीं है कि उसके पास न्यूक्लियर बम हो सके। तो इज़राइल एक ऐसा देश है जो कि चाहता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में उसकी एक हेगमनी बनी रहे। उन्होंने पहले इराक को ख़त्म कराया, सीरिया को ख़त्म कराया, लेबनान को उन्होंने बुरी तरह से बॉम्बिंग करके बर्बाद किया, गाज़ा पे ऑक्यूपाई किया। ईरान एक देश है जो उनके सामने एक इंडिपेंडेंट वॉइस की तरह खड़ा हुआ है, और उसको वो एक थ्रेट मानते हैं। उनके विचार में अगर ईरान न्यूट्रलाइज हो जाता है तो उनकी पूरे मिडिल ईस्ट में उनका राज रहेगा, और इसमें यूएस उनकी मदद कर रहा है। बिकॉज यूएस के क्या कंपल्शंस हैं, यूएस में एक ज्यूज़ की जो लॉबी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जैसा सभी प्रेसिडेंट ओबामा ने भी कहा, और उन्होंने भी कहा कि उनको कई बार इजरायलियों ने कहा कि ईरान के ऊपर हमला करना चाहिए, पर उन्होंने मना किया। अब ये ट्रम्प साहब जो आ गए, इनकी क्या मजबूरियां थीं जो इन्होंने उनकी मदद करी, परंतु ईरान ने जिस तरह से इस लड़ाई को लड़ा स्ट्रेटजिकली और पेशेंस के साथ में, वो उनका वही एक देश है जी हाँ। जो लेकिन कर ऐसा सकता लगता है आप जिस ज्यूश लॉबी की बात कर रहे हैं कि अमेरिका में स्ट्रांग है, लगता है भारत में भी बहुत स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि हम और इजराइल के हमारे संबंध। जी, तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वॉर में अगर आप देखें तो जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी गए इजराइल में, उसके अगले दिन से लड़ाई शुरू होगी। इजराइल ने बॉम्बिंग शुरू कर दी ईरान की। तो अब ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्नल्स हैं, इसका नहीं मालूम, परंतु उस विजिट की टाइमिंग को लेकर कई जगह पर सवाल पूछे गए। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो हमें पता था और या फिर हमें नहीं पता था, और दोनों ही मामले में ये बहुत खतरनाक बात है। जब हम इजराइल को अपना दोस्त माना, पिछले वर्ष जब ईरान गए थे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था ईरान के साथ हमारी बहुत पुरानी सभ्यता की दोस्ती है। तो जब एक तरफ दोस्ती है, दूसरी तरफ आप अपने इजराइल को कंडेम भी नहीं कर रहे हैं, या कंडेम नहीं करें, एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी चाहिए, वो एक बहुत गलत सिग्नल देता है। और इसलिए इस पूरे युद्ध में जो हमारा एक कहते हैं, आपने शुरुआत में कहा कि विश्वगुरु वाली बात, ये बात बिल्कुल नकारा हो जाती है। अगर हम विश्वगुरु होते तो हमारा इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता इस वॉर को रुकवाने में। यही मैं आपसे सवाल भी ये पूछना चाह रही थी, पर दूसरे अंदाज से पूछती हूँ कि जी। यूक्रेन में हमने 3 दिनों के लिए वॉर रुकवा दी थी, क्योंकि हमारे जो भारतीय छात्र थे उनको आना था वापस उस रशिया युद्ध उसके दौरान, रशिया में जो पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ वॉर कोई और रुकवा रहा है। ये तस्वीरें जो दर्शक अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि कैसे जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, स्विट्जरलैंड से ये तस्वीरें आई हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरे देखिए एक भारत और पाकिस्तान के साथ ये रिश्ता है, मेरी बीवी भारतीय हैं, और देखिए मेरे ये अजीज दोस्त शहबाज शरीफ के लिए कहते हैं उपराष्ट्रपति। तो साफ तौर पर खुलकर तारीफ कर रहा है अमेरिका। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है तो ये वॉर हम क्यों नहीं रुकवा सकते थे अगर हमने यूक्रेन की वॉर रुकवा दी थी? अब यूक्रेन की वॉर रुकवाने का भी एक कहा गया है। अब रशिया और यूक्रेन ऐसे देश तो नहीं हैं कि वो हमारे स्टूडेंट्स को सिर्फ निकालने के लिए वॉर रुकवा दें। तो कभी नहीं रुकवाई थी वॉर? मेरे ख्याल में तो वॉर कभी रुकी नहीं। ये एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए एक नारा दे दिया गया कि वॉर रुकवा दी गई। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से सेंटर स्टेज लिया है इसमें, वो एक हमें उससे सीख लेनी चाहिए। और अगर हम अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस को, फॉरेन पॉलिसी को अच्छी तरह चलाते, तो पाकिस्तान की जगह वो देश हम होते जो कि इस चीज़ को नेगोशिएट करवा सकते थे, इस वॉर को रुकवाने। इजराइल से हमारे अच्छे संबंध हैं, ईरान से भी अच्छे संबंध हैं, और यूएस से तो ट्रंप साहब के साथ तो पर्सनल दोस्ती है मोदी साहब की। तो अगर ये अपने कार्ड्स, अपनी फॉरेन पॉलिसी अच्छी तरह चलाते, तो हम एक सेंटर स्टेज पर होते, और हमारा इसमें फिर देश का रुतबा जो कह रहे विश्वगुरु, उस तरफ शायद हम अग्रसर हो सकते थे अगर हम लेकिन इस जो चीज़ को। मोदी जी के नज़दीक लोग हैं और वैसे पब्लिकली भी इस बात को कह चुके हैं स्टेटमेंट्स के, देखिए हमने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की, और पाकिस्तान जो भी कुछ कर रहा है वो अमेरिका के इशारे पर कर रहा है। पाकिस्तान की अपनी कोई हैसियत या अपनी कोई सोच नहीं है, बल्कि एक तरह का वो डिलीवरी बॉय है। और हम चूँकि इतने बड़े देश हैं, इसलिए हमने वो डिलीवरी बॉय बनने से इनकार कर दिया, और इसलिए हम इस पूरे सीन से बाहर हो गए। क्या इस आर्ग्यूमेंट को आप इससे सहमत हैं? नहीं, मैं नहीं सहमत हूँ। ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक तरफ आप कहते हैं यूक्रेन रशिया की वॉर हमने रुकवा दी,
तो उस समय आप अपना एक क्रेडिट लेना चाहते हैं और यहाँ पर आप कहते हैं अपने आप को अलग करना चाहते हैं। ये एक वॉर ना सिर्फ संसार के लिए इसको रोकना जरूरी था, भारत की इकॉनमी के लिए भी इसको रोकना जरूरी था। भारत लगभग अपना 15% सिर्फ प्रोडक्शन करता है पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, बाकी 85% और उसमें से एक बहुत बड़ा पोर्शन मिडिल ईस्ट से आता है। उसकी वजह से इस वॉर की वजह से रोक पड़ गई और भी कई चीज़ें इसकी, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट रुक गए, हमारी इकॉनमी स्लो डाउन हो गई, हमारे जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते थे मिडिल ईस्ट को उन पर रुकावट आ गई। तो अगर हम इसमें इनिशिएटिव लेते लड़ाई को रुकवाने में, तो ना सिर्फ देश विदेश में हमारा नाम होता, हमारी इकॉनमी पर भी एक बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है इसका। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि सिर्फ इसमें ये नहीं था कि कोई नोशनल कि एक साइकोलॉजिकल चीज़ है कि चलिए हम आगे बढ़ गए या हम देखे जा रहे हैं दुनिया में। हालांकि हमारे तो विदेश मंत्रालय में तमाम तरह के सचिव, हमारे विदेश सचिव यहाँ तक कि कह चुके हैं, कोई कहता है हम 5000 साल पुरानी सभ्यताएं, कोई कहता है हम 7000 साल पुरानी सभ्यताएं। यानी पूरे तरीके से जो एक आरएसएस का वर्ल्ड व्यू है विदेश नीति को देखने का, कि देश को पिछले यानी 1947 से नहीं देखा जाएगा एक नए आज़ाद देश, बल्कि और पिछले हज़ारों साल से देखा जाएगा, उसी तरह से फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन हो रही है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस चीज़ को समझ भी पा रहे हैं हम लोग कि इस पूरे ग्लोबल स्टेज पे हम हैं ही नहीं, प्लेयर बनने की बात तो दूसरी है। हम, मेरे विचार में ग्लोबल स्टेज पे जो हम पिछले कुछ 10-15 साल पहले तक थे, हम नहीं हैं अभी उस स्टेज पर। हमारा बहुत कमतर हुई है, हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो लेवल है बहुत कम हुआ है। अगर हम कहें कि इंडिविजुअल लेवल पर फॉरेन पॉलिसी चला दें कि मैं दोस्त हूँ किसी देश के राष्ट्र नेता का, तो मेरी फॉरेन पॉलिसी अच्छी। फॉरेन पॉलिसी का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें नेगोशिएशंस होती हैं, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट को देखा जाता है। अब आप फॉरेन पॉलिसी वर्ल्ड व्यू तो देख ही रहे, आप नज़दीक देखिए अपने। पाकिस्तान से तो खैर हमारे हमेशा ख़राब रहे हैं रिश्ते, चाइना से भी कभी बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे, परंतु पिछले 10 सालों में आप देखिए गलवान हुआ, वो अरुणाचल में जगह जगह पर हमारे नामों को चेंज करते जा रहे हैं और कई जगह पर अतिक्रमण करते जाते हैं। बांग्लादेश में देखिए 2 साल जब तक मोहम्मद यूनुस की सरकार रही, उनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते नहीं, और अभी भी जो मैंने सुना है कि बांग्लादेश ने चाइना को काफ़ी कंसेशंस दिए हैं, उनके लिए एक पोर्ट बनाने के लिए दिया है, उनसे कुछ वो भी खरीद रहे हैं, हवाई जहाज़ वगैरह भी खरीद रहे हैं। मालदीव में एक दफ़ा उन्होंने वो कर दिया था, हमारे खिलाफ हो गए, अब थोड़े नाज़रीन, अगर आपको पाकिस्तान में भारतीय मीडिया रिएक्शन वीडियो देखना और सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच सके। आपके प्यार और मोहब्बत का शुक्रिया।